मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। कहाँ की हिजरतें, कैसा सफ़र, ये कैसा जुदा होना, किसी की चाह पैरों पर दुपट्टा डाल देती है और तवाइफ की तरह अपनी गलतकारी के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है। और शेर सुने, क्या ही ज़बरदस्त शेर है कि भाई ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है, कहीं जो शाखे गुल देखे झूला डाल देती है। और हवस फिरती है दिन रात सोने की दुकानों में, गरीबी कान छिदवाती है तिनका डाल देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं आपका सर ज़ीशान हैदर और आज हम लाए हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 का आखिरी लेक्चर। और ये लेक्चर होगा न्यूमेरिकल के ऊपर, क्योंकि हम इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल को स्टडी करते रहे और हमारे इस लेक्चर का नाम नंबर बनता है 14 और एक्सरसाइज में मौजूद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। देखें, इसमें ना तकरीबन 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हैं। 6 में से जो पहली 4 हैं वो मैंने आपको करानी है, पांचवी मतलब पहली 4 तो मैंने करा दी, बाकी जो 2 बचती हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी कराई हुई हैं। कब कराई हैं तो मैंने भाई चैप्टर के अंदर मैंने कुछ न्यूमेरिकल कराए हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन से हैं, जो कि वो सेम वही स्टेटमेंट वही वैल्यूज़ हैं, तो वो हम इंटरनल चैप्टर के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आइए पहला जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 5, उसका डेटा क्या है, वो कहता है 0.400 ग्राम NaOH है, बहुत थोड़ा NaOH है, हम इसको डिज़ाल्व कर रहे हैं 100 ग्राम पानी के अंदर। हो गया डिज़ाल्व? जी हो गया डिज़ाल्व। अब डिज़ाल्व करने से पहले जो पानी का टेम्परेचर था वो 25 डिग्री सेल्सियस था और NaOH को डिज़ाल्व करने के बाद जो पानी का टेम्परेचर है वो 26.23 डिग्री सेल्सियस है। ये टेम्परेचर का चेंज है। तो इस दौरान जो है वो जितनी हीट रिलीज़ हुई है, इस दौरान जो है वो कहता है Q ऑफ वाटर फाइंड आउट करें, जो हीट रिलीज़ हुई है उसकी मिकदार को फाइंड आउट करें, फिर उसको डेल्टा H SOL में भी कन्वर्ट करें, मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को भी फाइंड आउट करें। तो Q और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में सिर्फ एक फ़र्क है कि जो भी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी वो Q की वैल्यू होगी। फिर आखिर में जब हम नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे, डेल्टा H SOL को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे तो फिर वो आ जाएगा डेल्टा H SOL की वैल्यू। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो Q है इसका जो आंसर आता है ना वो आता है किलो जाउल में, और डेल्टा H SOL यानी एंथैल्पी का जो यूनिट होता है वो किलो जाउल नहीं होता, वो किलो जाउल पर मोल होता है, इसलिए हम इसे नंबर ऑफ मोल पे डिवाइड करेंगे, मतलब हम Q को नंबर ऑफ मोल पे डिवाइड करेंगे तो किलो जाउल पर मोल में तब्दील हो जाएगा। ऐसा ही न्यूमेरिकल हम जो है ना, जो मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी चेंज था गलास कैलोरीमीटर, वहाँ पे हमने पढ़ा था, ये सेम वैसे का वैसा है, मिलता जुलता है उससे। तो आइए ज़रा इसे सॉल्व करते हैं। हमने Q फाइंड आउट करनी है। आप लोग सब जानते हैं कि Q के लिए फार्मूला होता है मैस ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैस ऑफ NaOH मौजूद है जो कि है 0.400 ग्राम। एक बात सुन लें, यहाँ मैस ऑफ वाटर पुट नहीं करेंगे आप, यहाँ मैस ऑफ सोल्यूशन पुट करेंगे, ठीक है, पूरे सोल्यूशन का मैस पुट करते हैं, या वाटर का या सोल्यूशन का, तो यहाँ पूरे सोल्यूशन का मैस ही पुट करेंगे। और मैस ऑफ वाटर देखो भाई, सोल्यूट का मैस है 0.400 ग्राम और सॉल्वेंट का मैस कितना है 100 ग्राम, दोनों को ऐड कर दें। मैस ऑफ सोल्यूशन के लिए आप दोनों को ऐड कर दें, यानी मैस ऑफ NaOH 0.400 जमा मैस ऑफ वाटर कितना है 100 है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, मैस ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100.400 ग्राम, ये मैस है सॉल्यूशन का। उसके बाद आगे चलें, डेल्टा T देखते हैं। डेल्टा T T2 माइनस T1 होता है। T2 हमारे पास ये बड़े वाला टेम्परेचर होता है, यानी 26.03 माइनस ये है 25, इसको माइनस करें तो आंसर आता है 1.03 डिग्री सेल्सियस। आप डिग्री सेल्सियस में ना लिखें, आप इसको लिखें 1.03 केल्विन में, दैट इज डेल्टा T। डेल्टा T भी हमारे पास आ चुका। और जो वाटर की हीट कैपेसिटी होती है स्पेसिफिक, वो तो हमें याद होती है 4.2 जाउल पर ग्राम पर केल्विन। तीनों वैल्यूज को पुट कर दीजिए,
तो आइए पुट करते हैं Q इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूशन कितना है, कहाँ गया, ये है 100.400 मल्टीप्लाई बाय हीट कैपेसिटी। अच्छा यूनिट साथ साथ लिखते हैं, इसका यूनिट लिखते हैं ग्राम, ग्राम मल्टीप्लाई बाय हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वो है 4.2 जाउल पर ग्राम पर केल्विन। ओके, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी क्या है, वो है 1.03 केल्विन। आइए यूनिट को काटते हैं, जो कटते हैं, ग्राम जो है वो पर ग्राम से कैंसिल, केल्विन जो है वो पर केल्विन, केल्विन से कैंसिल, बाकी सिर्फ क्या बच जाएगा, जाउल बच जाएगा। तो इसे सॉल्व करने से आंसर क्या आता है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना, इसका आंसर आता है 430.54 जाउल। अब ये जाउल में आंसर आ गया है, तो जाउल नहीं, हमें किलो जाउल में इसे तब्दील करना है। तो यू विल डिवाइड दिस वैल्यू ऑन 1000। जब आप इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर होगा 0.43054 किलो जाउल। ये आपके पास Q की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब हमें चाहिए डेल्टा HSOL, उसके लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। सर किसके नंबर ऑफ मोल्स आपको चाहिए, हमें NaOH के नंबर ऑफ मोल चाहिए। NaOH के तो मोल्स ऑफ NaOH फाइंड आउट करने होंगे, उसके लिए फार्मूला होता है मोल इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। NaOH का गिवन मैस कितना है, NaOH का गिवन मैस है 0.400। NaOH का मोलर मैस 40 होता है, 23 सोडियम का, 16 ऑक्सीजन का और 1 होता है हाइड्रोजन का, तो ये 40 होता है। जब आप इसे मतलब हल करते हैं तो 0.01 मोल इसका आंसर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो NaOH है वो कितने मोल है, 0.01 मोल है। अब समझना गौर से मेरी बात, अगर 0.01 मोल ऑफ NaOH डिसॉल्व होता है पानी के अंदर तो हीट रिलीज होती है, हीट जो खारिज होती है वो कितनी होती है, वो ये लिखी हुई है, ये वाली, वो होती है 0.43054 किलो जाउल रिलीज होती है अगर 0.1 मोल NaOH डिसॉल्व हो। मगर हमें कितने मोल डिसॉल्व करना होता है, 1 मोल, क्योंकि डेल्टा HSOL 1 मोल के लिए होती है। तो आप क्या लिखेंगे, फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे इधर। यही ही हमने करना था कि हम 0.4305 डिवाइडेड बाय 0.01। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो फार्मूला याद करें, फार्मूला था डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस Q डिवाइडेड बाय N। Q ऊपर लिख दिया, नीचे N नंबर ऑफ मोल्स लिख दिए। अगर ये ना भी लिखें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रहे, यहाँ नेगेटिव लगाना है क्योंकि हीट जो है वो रिलीज हो रही है, तो यहाँ नेगेटिव आप ज़रूर लगाएंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, उसे कहेंगे डेल्टा HSOL माइनस 43.433 किलो जाउल पर मोल। सर जी ये आपको कैसे पता है कि ये माइनस में है, ये एक्सोथर्मिक है? आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि टेम्परेचर 25 से 26 जो हुआ है तो इसका मतलब टेम्परेचर में इजाफा हुआ है, तो इसलिए ये एक्सोथर्मिक है। अगर टेम्परेचर में कमी आती तो फिर ये एंडोथर्मिक होता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत आसान मगर डिफिकल्ट लगता है। ऐसे कई सवाल हम कर चुके हैं हेस्ला में, मैंने बहुत मेहनत से हेस्ला आपको पढ़ाया था। कहते हैं कैलकुलेट डेल्टा HF ऑफ NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड की डेल्टा HF ऑफ NH4Cl AQ जो है ये फाइंड आउट करें। अब ये कैसे समझेंगे, देखो भाई इसको समझते हैं। गिवन डेटा मैंने लिख दिया है, आप जब आंसर लिखेंगे तो उसमें भी ये इक्वेशन लिखेंगे, ये साइकिल बनाएंगे और सॉल्व भी करेंगे। साइकिल बनाओगे तो आसानी हो जाएगी। देखो भाई अब वो ये है कि अमोनिया है, गैस की सूरत में आप इसको पानी में डालते हो, अमोनिया एक्वस हो जाती है, ओके, यानी अमोनिया पानी में डिसॉल्व हो जाती है। तो उस दौरान जो हीट रिलीज होती है वो उसने दी है, मैं उसे डेल्टा H1 कह रहा हूँ, -35.16। और इसी तरह HCl गैस की हालत में आप उसे पानी में डिसॉल्व करते हैं, HCl पानी में हल हो गया। इस दौरान जो डेल्टा H है मैं उसे डेल्टा H2 कहता हूँ और उसकी वैल्यू इन्होंने दी है -72.41। और ये तो यूं हो गया। अब वो कहता है कि यही वाला NH4 एक्वस यहाँ आ जाए
और ये वाला HCl एक्वस यहाँ आ जाए तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया और एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl को जब आपस में मिक्स करते हैं तो NH4Cl एक्वस बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो इस दौरान जो फार्मेशन की हीट है वो क्या है, इस दौरान जो हीट है, हीट का चेंज है वो है डेल्टा H3, मैंने उसे 3 किया है और वो है -51.48 ओके हो गया। अब सर आपको क्या समझ आई है इसमें? अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आई ना, आपको मैं समझा पा रहा हूँ। जब मैं इस साइकिल पे आऊँगा तो आपको बात समझ आएगी। देखो भाई, हमारे पास ना ये है NH3 गैस की हालत में, HCl है गैस की हालत में। अगर ये गैस की हालत में पानी में डाल दिए जाएं, डायरेक्ट गैस की हालत में पानी में डाल दिए जाएं, तो ये आपस में ये जो है आपस में रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे अमोनियम क्लोराइड, और वो अमोनियम क्लोराइड पानी के अंदर होगा, यानी अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन होगा। तो इस दौरान जो एनर्जी चेंज आता है हम उसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, और ये हमारा डायरेक्ट रूट है अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, ये हमारा डायरेक्ट रूट है। ठीक है, हमने NH3 गैस को, HCl गैस को डायरेक्ट पानी में डाला और वो NH4Cl एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड बन गया। ये हमारा डायरेक्ट रूट है। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट रूट पे, जो कि ये है, ऐसे ही मैं बनाता रहता था ना, ये हमारा इनडायरेक्ट रूट है। ओके सर जी, अब इसको समझना। आप इसमें क्या करते हैं, NH3 गैस को पानी में डालते हैं और वो NH3 एक्वस सोल्यूशन बनता है। फिर इसके अलावा अलग से HCl को गैस की सूरत में पानी में डालते हैं और वो HCl एक्वस सोल्यूशन बनता है। ये अलग अलग एक्वस सोल्यूशन बनते हैं, तो अलग अलग इनके दौरान एनर्जी का चेंज आता है। जब ये पानी में डिजॉल्व होता है, ये बनता है, तो इस दौरान जो एनर्जी का चेंज आता है उसे डेल्टा H1 ये वाली वैल्यू कह दी। ओके, जब HCl गैस से पानी में डिजॉल्व होकर HCl एक्वा सोल्यूशन बनाता है, तो इस दौरान जो एनर्जी का चेंज आता है वो ये है, जिसे मैंने डेल्टा H2 कहा है। इसलिए इस रिएक्शन में मैंने दोनों को ऐड करके लिखा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, क्योंकि इस रिएक्शन में दो रिएक्शन हो रहे हैं, दो एनर्जीज हैं। नेक्स्ट अब आगे चलें, तो NH3 जब एक्वस से और HCl एक्वस से अलग अलग इनको मिक्स करेंगे और ये आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद जो है ये बनाएंगे NH4Cl का एक्वस सॉल्यूशन। तो इस दौरान जो एनर्जी का चेंज आएगा दैट इज डेल्टा H3। अच्छा, अब देखो ये है इनडायरेक्ट रूट, तो इसमें डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 इस सारी की उसने हमें दी हुई है, और डायरेक्ट की हमने फाइंड आउट करनी है। कौन सा फार्मूला लगाओगे? बेसिकली मैं ये रिकॉर्ड कर चुका था, शायद जगह नहीं थी हमारे पास कैमरे में, तो वो सारी रिकॉर्डिंग जो है वो ख़त्म हो गई, वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, मैं लगा रहा था, पढ़ाता रहा, तो इसलिए फिर मैंने अब दोबारा कुछ चीज़ें डिलीट करके लिखा हुआ, इसलिए पहले ये लिखा हुआ नहीं था। तो अब आप गुजारा करें, पढ़ें इसको, देखें। तो प्यारे बेटे, अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा जनरल फार्मूला ऑफ हेस लॉ। वो क्या होता है? वो होता है एंथैल्पी ऑफ डायरेक्ट रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एंथैल्पीज ऑफ इनडायरेक्ट है H1 डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3, डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो एनर्जियां हैं, दो रिएक्शन यहाँ पे हो रहे हैं, दो चेंज हैं, इसलिए दोनों को इकट्ठे लिख दिया और 1 2 3 तीनों को ऐड किया तो डेल्टा H बना, और डेल्टा H ये यहाँ वाला है, आप इसको डेल्टा H रिएक्शन लिखें। ठीक है, क्योंकि ये एक रिएक्शन है, और क्योंकि ये रिएक्शन है इसलिए R की जगह आप इसको F लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, इसी फार्मूले को एक लिखने का और तरीका है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, यानी डेल्टा HR एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एंथैल्पीज। अब समझना, ये एंथैल्पी डायरेक्ट रूट की है, बराबर है सम ऑफ ऑल द एंथैल्पीज ऑफ इनडायरेक्ट रूट्स। ओके, अब वैल्यूज डाल दें, मैंने भी यही किया है कि वैल्यू डाली है किसकी, डेल्टा H1 की, वो यहाँ आ गई ये वाली वैल्यू, प्लस डेल्टा H2 की वैल्यू वो ये आ गई ये वाली, प्लस डेल्टा H3 की वैल्यू ये वाली ये आ गई। सबको सॉल्व किया, आंसर निकला डेल्टा HF इज इक्वल टू -159.05 किलो जूल पर मोल। ये इसका आंसर है, आपने निकाल लिया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 7 क्या कहता है। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझने के लिए आपको दिमाग की बत्ती जलानी होगी। और कैसे, देखिए मैं इसको आसान करके समझाऊंगा। हमारे पास सवाल है कि कैलकुलेट डेल्टा HF ऑफ C2H5OH, यानी आपने C2H5OH इथाइल अल्कोहल की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है।
तकरीबन ये मिलता जुलता है 6.5 न्यूमेरिकल जो हमने अंदर किया था चैप्टर के। और उसने हमें दिया क्या है, उसने हमें दिया है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल जो कि ये है, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ये है, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो कि ये है। अगर आप इन तीनों चीजों को देखें तो इनमें दो फॉर्मेशन की एंथैल्पीज हैं और एक जो है वो कंबस्शन की एंथैल्पी है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कंबस्शन और फॉर्मेशन की दोनों एंथैल्पियां आ जाएं तो आप एक खास फार्मूला लगाओगे, और वो खास फार्मूला कहलाता है जनरल फार्मूला ऑफ हेस लॉ, और वो ये है कि एंथैल्पी, मैं यहाँ रिएक्शन लिख देता हूँ, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन फॉर रिएक्टेंट। ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक है। कैसे लगेगा ये बात समझने वाली है। देखें, गिवन कंडीशन में उसने हमें कहा है कि कंबस्शन किसकी है, आपके पास इथाइल अल्कोहल की, और जब इथाइल अल्कोहल कंबस्ट करता है तो कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो उन्हीं प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की एंथैल्पीज भी उसने हमें दे रखी हैं। तो इसका मतलब इस डेटा से हम एक इक्वेशन डेवलप करेंगे जो कि कंबस्शन रिएक्शन है इथाइल अल्कोहल का। तो आइए लिखते हैं, हमारे पास इथाइल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH, दैट इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, क्योंकि ये कंबस्शन रिएक्शन है। और आप जानते हैं कि जब भी किसी चीज की कंबस्शन होती है जिसमें खासकर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, तो उसके प्रोडक्ट क्या बनते हैं, ये बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आइए इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने की भी टेक्निक मैंने आपको बताई थी कि जितने कार्बन हो उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड लगाने हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड लग गए, और जितने हाइड्रोजन हो उसका आधा पानी लगाना है। हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 1 6, 6 का आधा होता है 3, तो 3 पानी यहाँ लगा दें। अब बारी आखिरी किसकी है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। तो 2 दूनी 4 और ये 3, 7 ऑक्सीजन हैं। आप अगर इधर 3 से ज़रब दे दें, 3 दूनी 6 और 1 7, नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इस इक्वेशन में जो हीट चेंज है उसे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहते हैं, और वो उसने हमें दे रखा है डेल्टा एच सी। लिखूं, हाँ ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन वैल्यू ऊपर लिखी हुई है -1367 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू उसने हमें दे रखी है। अब आगे चलते हैं, और उसने हमें क्या दिया है, इसकी फॉर्मेशन भी दी है, इसकी फॉर्मेशन भी दी है। अब हम इसको समझने के लिए इस पर हेस लॉ ही लगा रहे हैं, क्योंकि ये हेस लॉ से ही लिया गया सवाल है। तो हेस लॉ अगर लगाना है तो फिर हेस साइकिल बनाओ, एनर्जी साइकिल बनाओ, वो तो हमें नहीं आता। मत भूलें, मैंने 6.5 वाले केस में उससे ऊपर जो एक न्यूमेरिकल था उसमें मैंने आपको हेस लॉ बनाकर दिखाया था। इसको भी बनाते हैं। कैसे बनाओगे सर, आप ना इसके अंदर, मतलब इस पूरे रिएक्शन में जितने एलिमेंट यूज हो रहे हैं उनको उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में लिखो। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट हैं, कार्बन ओके, हाइड्रोजन ओके, ऑक्सीजन, ठीक हो गया जी हाँ सर। ये 3 एलिमेंट जो है वो यूज हो रहे हैं, और कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड होती है ग्रेफाइट की हालत में, हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट गैस होती है, ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट भी क्या होती है, गैस होती है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे ये हमारे स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट हो गए। अब इन एलिमेंट से हम ये सारी चीजें बनाएंगे, फॉर्म करेंगे, और इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखेंगे। मतलब हम इधर जाते हैं तो सबसे पहले हम किसको बनाते हैं, सबसे पहले ना हम इथाइल अल्कोहल को बनाते हैं। तो इथाइल अल्कोहल कैसे बनेगी, इथाइल अल्कोहल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाप से बनेगी। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगी, इथाइल अल्कोहल। आप बैलेंस करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ऐसे ही लिख दें, सिंपल। तो यहां पर इन एलिमेंट के मिलाप से जब इथाइल अल्कोहल बनेगा तो इस दौरान जो हीट का चेंज आएगा उसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल कहते हैं। और यही आपने फाइंड आउट करनी है, क्योंकि सवाल में उसने यही कहा है। जी जनाब, अब आगे चलें। उसके बाद ना हम देखते हैं ऑक्सीजन की फॉर्मेशन, ऑक्सीजन के एलिमेंट से ऑक्सीजन की फॉर्मेशन को देखते हैं। सर जी, ऑक्सीजन जो है वो इस जगह पर गैस की हालत में है, इधर भी गैस की हालत में है,
तो इसका मतलब ऑक्सीजन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट से स्टैंडर्ड स्टेट में चेंज हुआ है, तो इसकी एंथैल्पी क्या होगी, जीरो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्योंकि देखो ना O2 में चेंज हो रहा है गैस की हालत में, इधर भी गैस की हालत में है, इधर भी गैस की हालत में है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, O2 को O2 में तब्दील कर रहे हैं, तो इस वक्त जो एंथैल्पी का चेंज है वो क्या होगा, जीरो होगा। ये हमने इंटरनल चैप्टर में भी बात आपको पढ़ाई थी। तो प्यारे बेटे, इसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी डेल्टा HF फॉर ऑक्सीजन दैट विल बी इक्वल टू 0 किलो जूल पर मोल। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड को देखें कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहे हैं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या होगी, वो तो उसने हमें दी हुई है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो कितनी दी हुई है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर CO2 वो वैल्यू उसने हमें दी है, वैल्यू दी है -393.7। ओके हो गया, यस सर। अब आखिरी बात कौन रह गया, वाटर रह गया। तो वाटर की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो भी हमें दी गई है। वो क्या दी गई है मैं आपको बताता हूँ। वाटर की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये मौजूद है, यानी वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाप से जब वाटर बनेगा तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू -285.8 किलो जूल पर मोल। अब ये चार चीजें हमारे पास, ये जो है ना चार देखें चीजें हैं, तो इस फार्मूले को समझने के लिए तो कहते इसे हेस साइकिल है। आपको पता है ये ऊपर वाला जो रिएक्शन है ये डायरेक्ट रिएक्शन है, ये डायरेक्ट रूट है, ठीक है, कंबस्शन का। और ये जो है ये इनडायरेक्ट रूट है। पहला इनडायरेक्ट रूट ये है जिसमें रिएक्टेंट बन रहे हैं, दूसरा इनडायरेक्ट रूट ये है जिसमें प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो अब आप इस साइकिल पे जो फार्मूला लगाते रहते हैं वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन है जिसके बारे में उसने हमें गिवन डेटा दिया है, इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को आप यहाँ लिखेंगे। सर जी यहाँ पे तो कंबस्शन है, इधर रिएक्शन है। बेटा ये जो कंबस्शन का ये है ये भी तो एक रिएक्शन है, तो R जो है वो तो आप किसी भी एंथैल्पी के साथ खड़का सकते हैं, क्योंकि कोई भी रिएक्शन है मतलब कोई भी चेंज है, चाहे वो कंबस्शन है, चाहे वो सोल्यूशन है, चाहे वो फॉर्मेशन है, वो है तो रिएक्शन। इसीलिए ये जनरल तो हम R ही लिखते हैं। तो फिर हम ये देखते हैं कि हमारा गिवन क्या है, गिवन हमारा कंबस्शन है, तो R को काट के बेशक आप C लिख दीजिए। ओके सर जी। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ये हैं, इन दोनों की एंथैल्पियों का हम क्या लेंगे, सम लेंगे, और ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं। इस रिएक्शन के मुताबिक इन दोनों की एंथैल्पियों का सम यहाँ पुट करके माइनस करेंगे और इस तरीके से हम ये आंसर तलाश करेंगे। तो आइए जरा फार्मूले की लेख देख समझते हैं कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है, ठीक है ये, और यहाँ पे हम पुट करेंगे प्रोडक्ट की एंथैल्पीज का सम। तो ये दो प्रोडक्ट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो मैंने भी यही लिखा है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ओके, ये वाला माइनस इधर आ गया। अब रिएक्टेंट की एंथैल्पीज का सम लिखना है। तो एक रिएक्टेंट तो हमारा ये है C2H5OH जिसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस, ठीक है, और नेक्स्ट क्या लिखा है, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके हो गया। अब एक मजे की बात जो आपने याद रखनी है, जिसमें बच्चा गलती कर सकता है, कि आपने यहाँ पर जो फार्मूले को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन सॉल्व करना है। मतलब यहाँ पर जितने जितने मोल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके साथ वो लगाने हैं। मतलब यहाँ पे देखें ना, इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल के साथ, बल्कि यहाँ से देखें, ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखें कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल है, 2 मोल है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया, या यूं, हाँ ठीक है, इसे 2 से आप जरब दे देंगे। आगे चलते हैं, पानी है, पानी 3 मोल है, तो पानी की हीट ऑफ फॉर्मेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके सर जी। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH, उसके साथ 1 मोल है, तो यहाँ कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई करना, और ऑक्सीजन के पीछे 3 मोल हैं, तो यहाँ 3 से आप लोग जो है इसको मल्टीप्लाई करोगे। अब वैल्यूज पुट कर दो, डेल्टा HC यानी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की वैल्यू ये है, वो पुट कर देते हैं -1367 इज इक्वल टू ये वाला 2 इंटू यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन पुट करोगे वो ये है, या यहाँ से देखो एक ही बात है, -393.7
ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये वाला जमा का साइन इधर लगा दो, ये वाला 3 इधर लगा दो और इस जगह पे वाटर की फॉर्मेशन को पुट करो 285 इशारिया यानी 285.8। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो गई, ये वाला माइनस इधर आ गया, ठीक है, और ये ब्रैकेट शुरू हो गई। डेल्टा एच एफ, ये इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू है नहीं, इसी को तो हमने मालूम करना है ना, तो इसलिए इसको एज इट लिख दो, डेल्टा एच एफ फॉर इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ओके हो गया। उसके बाद ये वाला प्लस है, इसको ब्रैकेट ना लगाओ, ये वाला प्लस है, ठीक है सर जी, 3। ओके, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन वो क्या है, वो तो 0 है, तो यहाँ पर आप 0 पुट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये 0 पुट कर दिया, ये चीज तो खत्म हो जाएगी। इसको जरा सॉल्व करता हूं, देखना, -1367 इज इक्वल टू, जब 2 को मल्टीप्लाई करते हो ना आप 393 से, तो इसका आंसर आता है माइनस में -787.4। ओके, ये वाली वैल्यू भी माइनस में है, ख्याल कीजिएगा, ये वाटर वाली वैल्यू ये भी माइनस में है, गलती नहीं करनी। अच्छा, 3 को -285.8 से मल्टीप्लाई करें तो इसका प्लस माइनस माइनस में आंसर आता है और वो तकरीबन आता है 857.4। सही है सर जी। उसके बाद ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस डेल्टा एच एफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर C2H5OH इथाइल अल्कोहल, यही हमने मालूम करनी है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूं। आप एक काम कीजिए, आप ना पहले तो यूं कीजिए, इन दोनों को आपस में ऐड कीजिए, नफी नफी जमा होता है, दोनों ऐड होंगे मगर आंसर माइनस में आएगा और माइनस आंसर आना चाहिए 1644.8, ठीक है, और ये वाला माइनस डेल्टा एच एफ C2H5OH। ओके सर जी, अब यहाँ पे क्या है, -1367, हमें ये चाहिए माइनस डेल्टा एच एफ। आप इस डेल्टा एच एफ को इधर ले आओ इक्वेशन के, ये माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, और -1367 जो है इसको उधर ले जाओ, इधर ये माइनस में है, उधर जाके ये प्लस में हो जाएगा और आपके सामने इक्वेशन बनेगी, डेल्टा एच एफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर इथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू ये वाला -1644.8 और ये इधर आ गया प्लस 1367। इसे सॉल्व करें, आंसर अब माइनस में आएगा 277.8 किलो जूल पर मोल। इसका करेक्ट जो है वो आंसर है। यहाँ पे आके हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल को फाइंड आउट कर लिया फाइनली। कल मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया था आधा, फिर बड़ी तेज आंधी आई और उसने सारा काम खराब कर दिया, दरवाजे ठा 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 बजना शुरू हो गए, कैमरे के आगे मट्टी छा गई, बिजली चली गई, अंधेरा छा गया, मैं परेशान। फिर मुझे याद आया, अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, सलीका चलने का जिनको सिखाया था हमने, आज वो हमी को दाएं बाएं करने लगे। खूब रंग था मजलिस का, अजीब महफिल थी, सफेद पोश उठे, काएं काएं करने लगे। तो फिर मैं भागा इधर से कि भाई ये ना हो आजकल मौसम ख़राब है, अल्लाह हमें तमाम आफतों से बचाए, कि भाई मौसम ख़राब है, मैं घर पहुंच जाऊं, मेरा घर स्कूल से दूर। फिर दूसरी बात, कोई भी स्कूल में नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा खाली। एक गार्ड था, वो भी आंधी के डर से अपने गार्ड वाले कमरे में छुप गया। तो मैंने भागने की, फिर लेक्चर अधूरा रह गया। आज संडे है, आज भी स्कूल खाली है, मैंने सोचा लेक्चर जो रह गया उसको तो पूरा कर लूं। तो उसको पूरा करने के लिए मैं आ गया। आखिरी न्यूमेरिकल जो हमारा इस चैप्टर का है वो यहाँ पे है, बहुत आसान है ये न्यूमेरिकल। हमने ऐसा पीछे बोर्न हैबर साइकिल में पढ़ा हुआ है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये बहुत आसान है। वो कहता है पोटाशियम है सॉलिड हालत में, ठीक है, और ब्रोमीन है Br2 लिक्विड हालत में, ये दोनों आपस में मिलकर KBr सॉलिड हालत में बनाते हैं। इस दौरान जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर डायरेक्ट रिएक्शन है वो 392 है। फिर उसने कुछ और भी हमें इंफॉर्मेशन दी है कि अगर हम पोटाशियम सॉलिड को पोटाशियम गैस में कन्वर्ट करें तो ये एनर्जी यूज़ होती है। अगर हम पोटाशियम गैस के एटम को पोटाशियम आयन में चेंज करें, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ करवा दें, एक इलेक्ट्रॉन निकलवा दें,
तो इतनी एनर्जी हमारी यूज होती है। तो इस पहले वाली को हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे, इसको हम एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कहेंगे। सेम इसी तरह से पोटाशियम के बाद बारी लगती है ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन Br2 लिक्विड हालत में है, हम इसको लिक्विड हालत से गैस में जब एटॉमिक फॉर्म में ले जाते हैं तो इस दौरान डेल्टा H कहते हैं एटॉमिक नहीं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और उसकी वैल्यू है +112। और उसके बाद आखिर में इस Br गैस के एटम को जब एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये Br नेगेटिव गैस का आयन बन गया, और इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खारिज हुई वो -342 किलो जूल है। सवाल क्या है, लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट करो, लेटेस्ट एनर्जी को मालूम करो। बड़ा आसान तरीका ये होता है कि आप इसका साइकिल ड्रा कर लें, और आपको तरीका आता है वही NaCl के मुताबिक। NaCl ही वाला केस जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास सोडियम है, यहाँ पे सोडियम नहीं लिखना, यहाँ पे तो पोटाशियम लिखना है। हमारे पास पोटाशियम है सॉलिड की हालत में, उसका रिएक्शन हो रहा है हाफ मोल ब्रोमीन Br2 लिक्विड की हालत में, दैट इज कन्वर्टेड इनटू, अब देखना, अब अगर ये दोनों डायरेक्टली रिएक्ट करके यहाँ पर KBr कब्बर, ओए अल्लाह माफ करें, कब्बर KBr पोटाशियम ब्रोमाइड बना दें सॉलिड की हालत में, तो ये चेंज कहलाता है डेल्टा HF, इसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, और इसकी वैल्यू उसने हमें दी हुई है -392, ये हमें उसने दी हुई है किलो जूल पर मोल में। और दूसरा केस था कि पोटाशियम जो है, पोटाशियम सॉलिड से पहले गैस में तब्दील हो इस रिएक्शन के मुताबिक, और फिर गैस से ये आयन में तब्दील हो इस रिएक्शन के मुताबिक। और सेम इसी तरह से ब्रोमीन जो है, पहले वो ब्रोमीन के एटम में चेंज हो गैस की हालत में, फिर ब्रोमाइड आयन में चेंज हो तो गैस की हालत में। तो इस दौरान जो एनर्जी का चेंज आता था हम उसे डेल्टा HX से जाहिर करते हैं। तो ये 4 एनर्जियों का सम है, इसमें 4 एनर्जियां या एनर्जीज छुपी हुई हैं, 1 2 3 4। ओके, फिर उसके बाद वो कहता है अगर ये गैस की हालत में पॉजिटिव आयन और गैस की हालत में नेगेटिव आयन आपस में मिलते हैं, यहाँ आते हैं और आयोनिक सॉलिड बनाते हैं, तो इस दौरान जो चेंज आता है हम उसे डेल्टा H लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। और आज के केस में इसी को हमने फाइंड आउट करना है। याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है, मैंने फार्मूला लिखवाया था डायरेक्ट रिएक्शन, क्योंकि ये वाला रिएक्शन जो होता है दैट इज डायरेक्ट रिएक्शन, और ये वाला जो रूट होता है दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रूट। इनडायरेक्ट रूट बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम क्या लिखते होते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर डायरेक्ट रूट इज इक्वल टू सम ऑफ दिस वन, यानी कि डेल्टा HX माइनस नहीं प्लस इसको और इसको प्लस करना है, डेल्टा HLATT लेटेस्ट एनर्जी। हमें क्या चाहिए, हमें लेटेस्ट एनर्जी चाहिए। अगर आप इस फार्मूले को इधर ही ठीक कर लें तो भी ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो भी ठीक है। मेरा मानना यह है कि आप इस फार्मूले को पहले सेट कर लें। आपको ये चाहिए ना HX को उधर ले जाएं, तो HX उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपके सामने ये बनेगा डेल्टा H लेटेस्ट इज इक्वल टू ये वाला डेल्टा HF माइनस ये वाला डेल्टा HX। ओके, अब डेल्टा HF मैं इसको इधर ले आता हूँ, डेल्टा H लेटेस्ट। ओके जी, डेल्टा HF तो है, ये है -392। ओके, ये वाला माइनस इधर लगा दो। अब इधर अंदर क्या लिखोगे, आप 4 एनर्जियों का सम लिखोगे। डायरेक्ट करो तो ज्यादा बेहतर है, इन चारों को आप ऐड कर दो, इन चारों को, यानी पहले +90, फिर उसके बाद +420, चाची 420 +112 और ये वाला -342। इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा प्लस में, ठीक है। तो आंसर इसका आएगा -392 माइनस अंदर वाली चीज का जो आंसर आएगा वो +280। अच्छा, अब इसे देखो, सिंप्लीफाई करो, -392 प्लस माइनस 280। ओके, अब नफी नफी जम्मा होगा, जम्मा आंसर होगा नेगेटिव में। तो जब ऐड करोगे तो 672 किलो जूल पर मोल इसका आंसर निकलेगा, जो कि लेटेस्ट एनर्जी है। किसकी लेटेस्ट, अगर हम ये क्या कर रहे हो, लेटेस्ट एनर्जी किसकी है, लेटेस्ट एनर्जी है पोटाशियम ब्रोमाइड की। तो यहाँ पे आके हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। और भाई जी, आप देख रहे होंगे अपनी किताब और आप कहेंगे क्यों खत्म हो गया, ये तो तुमने 8वां न्यूमेरिकल करवाया, 9वां कौन करवाएगा, 10वां कौन करवाएगा। मेरा जवाब ये है, मैंने दोनों आपको करा दिए हैं। कब कराए हैं, आप पीछे बुक खोलें, मैंने आपको
एक न्यूमेरिकल करवाया था 6.9, ये सैम्पल प्रॉब्लम 6.9 जो करवाया था ना, वो सेम ऐसा ही है जैसे हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9 है। सर जी सेम ऐसे है तो फिर आप करवा दें। भाई सेम ऐसे का मतलब है कि सेम ही है, यानी जो न्यूमेरिकल वहाँ था वही न्यूमेरिकल इधर है, जो वैल्यूज उधर थी वही वैल्यूज इधर हैं, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट वहाँ थे वही इधर हैं, तो दोबारा क्यों करवाऊँ, करा दिया है, जाओ पीछे देखो। उसके बाद हमने ना एक सैम्पल प्रॉब्लम किया था 6.11, तो 6.11 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी बिल्कुल सेम है, तो ये वही वाले हैं जो मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, दोबारा मैं नहीं कराऊंगा। यहाँ आके हमारा मुश्किल चैप्टर था, वैसे आपस की बात है, इसको पढ़ाने में काफ़ी स्ट्रगल लगी है मेरी, आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। कल से हम इंशाल्लाह आसान तरीन चैप्टर जिसका नाम रिएक्शन काइनेटिक्स या मे बी केमिकल काइनेटिक्स हो, उसको हम स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।